चलो। तो एक एप्लीकेशन बनाते हैं नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करने की। तो उसकी एक्यूरेसी डिपेंड करेगी हमारे डेटा सेट के साइज पर। तो मान लीजिए हमारे पास कोई भी कॉर्पस है। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। पाइथन इज वाइडली यूज्ड इन एआई इन ऑटोमेशन। विराट कोहली इज अ क्रिकेटर। और भी कुछ आप अपना लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो। मान लो एस अपना छोटा मोटा कॉर्पस ले लिया, उसके बाद कोई बड़े डेटा पर इसको सही करने की कोशिश करेंगे। अब हमारा जो अगला चैलेंज होगा वो ये होगा कि इस डेटा को आप एक्स और वाई के फॉर्मेट में कैसे लेकर आते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करने का जो हमारा मॉडल बनता है उसमें इनिशियली हमारे पास कोई टारगेट नहीं होता है। हमें सीधा सिर्फ कॉर्पस दिया जाता है। ना कोई सेंटिमेंट की बात हो रही है इसमें, ना लैंग्वेज ट्रांसलेट करने की बात हो रही है। बस हमें एक कॉर्पस दे दिया गया है। अब इस कॉर्पस का यूज करके मॉडल को ट्रेन कराइए कि अगर मैं कोई इनमें से वर्ड दूं तो मॉडल ट्राई करे उसका नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करने के लिए। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर? सबसे पहला काम होगा कि आप क्या करिए, आप इसमें सबसे पहले अगर हम एक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट देखें तो एक वोकेबलरी आपको यहाँ पर सबसे पहले बनानी है। अब वोकेबलरी बनाना आपके लिए आता है, मतलब इस पूरे कॉर्पस में जितने भी यूनिक वर्ड हैं उन सारे यूनिक वर्ड को एक इंडेक्स असाइन करना है। तो अब इस काम को करने के लिए टोकनाइजर क्लास हम लोग जानते हैं। तो हमने क्या करा, टोकनाइजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और इस टोकनाइजर क्लास से हमने क्या करा, फिट ऑन टेक्स्ट यूज करके इस कॉर्पस पे हमने वोकेबलरी क्रिएट करा ली। तो एक काम करते हैं, इसे करते हुए चलते हैं। इंपोर्ट वाले स्टेटमेंट तो कॉमन है, ये आप कहीं से भी कॉपी करके अपना लिख सकते हो। ये आपके इंपोर्ट वाले स्टेटमेंट होगा, इसमें कुछ कम ज्यादा जो भी करने होंगे अपना कर लेंगे। ठीक है। अब ये आपके पास कॉर्पस है। तो कॉर्पस आप कुछ भी बना लो। बेटर है कि विकिपीडिया का कोई पेज ले लो, उसको फैच करके उसका कॉर्पस बना लो। कैगल से कुछ ले लो, उसका कॉर्पस बना लो। तो इस तरह से हर फील्ड में जितना डेटा है उन सबको आप अपने कॉर्पस में यूज करो। अब कॉर्पस बन जाने के बाद अगला काम है कि हमें इस कॉर्पस के अंदर जितने यूनिक वर्ड्स हैं उनको इंडेक्स असाइन करना है। डेट मीन्स उन सारे वर्ड्स के लिए हम वोकेबलरी क्रिएट करेंगे। तो ऐसा करने के लिए
टोकनाइजर क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। टोकनाइजर क्लास के ऑब्जेक्ट को हम अपना टेक्स्ट पास करेंगे, और फिट ऑन टेक्स्ट फंक्शन है जो हमसे हमारा एक लिस्ट मांगता है। ये हमने इसको दे दी। अब इसने क्या करा होगा, इस पूरे कॉर्पस में जितने भी वर्ड्स हैं उन सबको लेकर एक वोकेबलरी बना ली होगी। टोकनाइजर क्लास के अंदर लोअर केस नाम से पहले से ही एक आर्गुमेंट होता है। तो अगर कहीं पर मैंने विराट कोहली में वी बड़ा कर दिया और कहीं मैंने छोटा कर दिया, तो पहले वो सबको लोअर केस में करेगा ही करेगा। और टोकनाइजर क्लास के अंदर पंक्चुएशंस फिल्टर करने का भी प्री डिफाइंड कॉन्सेप्ट होता है। तो ये सारे पंक्चुएशंस अगर आपके डेटा में आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके डिलीट कर दिए जाएंगे। ठीक है। अब टोकनाइजर क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाकर अब जो वोकेबलरी बनी उसको एक बार मैं प्रिंट करके अगर देखना चाहूं तो टीके डॉट इंडेक्स टू वर्ड। तो इज को 1 मिला, 2 को ए मिला, 3 को यू मिला, 4, 5। तो टोटल अगर हम देखें तो ये 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34। तो वोकेबलरी जो बनी वो 34 हमारे यहाँ पर बनकर तैयार हुई है। अब जीरो इसमें किसी को नहीं मिला है, क्योंकि जीरो हम पैडिंग वगैरह करने के लिए यूज करेंगे आगे। यहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मल ही है, यहाँ तक तो कुछ नया है ही नहीं। अब अगला काम क्या करना है, अगला काम ये करना है कि हर डॉक्यूमेंट को सीक्वेंस में रिप्रेजेंट करना है। सीक्वेंस में रिप्रेजेंट करना है का मतलब है विश को उसके न्यूमेरिक वैल्यू से रिप्रेजेंट करो। तो विश की न्यूमेरिक वैल्यू कितनी है, 12। तो यहां पर लिख दो 12, ऐसे यहां पर, ऐसे यहां पर, ऐसे यहां पर। अब इस काम को करने के लिए भी आपको ऑलरेडी टोकनाइजर क्लास के अंदर एक मेथड दिया गया है जिसका नाम है फिट ऑन, नहीं, टेक्स्ट टू सीक्वेंस। टेक्स्ट को सीक्वेंस में कन्वर्ट करना, सीक्वेंस का मतलब वर्ड, सॉरी, सीक्वेंस का मतलब है नंबर में कन्वर्ट करना। ठीक है। अब इसको क्या दोगे, वही कॉर्पस जिससे वोकेबलरी बिल्ड कराई थी, उसी कॉर्पस को यहां पर दोगे। ये आ गया। अब ये लाइन चलते ही क्या होगा, आपको आपके कॉर्पस की जो सीक्वेंसेस हैं वो मिल जाएंगे। अब इन सीक्वेंसेस को अगर मैं प्रिंट करा के दिखाऊं तो विश की जगह पर 12 आ गया, यू की जगह पर उसका इंडेक्स आ गया। तो हर टेक्स्ट के करस्पॉन्डिंग जो एक सीक्वेंस नंबर था हमने उसको उसमें रिप्रेजेंट कर लिया। यहां तक तो सब नॉर्मल ही है, कुछ इसमें ऐसा है ही नहीं। अब देखो आगे वाली कहानी क्या है। अब यहाँ पे आपको इनपुट सीक्वेंसेस तैयार करनी है कुछ इस तरह से। जो सीक्वेंसेस बनी उन पर लूप लगाकर एक एक सीक्वेंस बाहर निकाली, और 1 से लेके उसकी लेंथ तक, मान लो इसकी लेंथ हमारी 5 है फॉर एग्जाम्पल, तो 1 से लेके 5 तक चला, यानी कि 1,
इसमें आ गया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और इनपुट सीक्वेंसेस में अपेंड कर दिया। जो स्ट्रिंग आई थी उसमें स्टार्टिंग से लेकर i+1 तक के करेक्टर। i+1 का मतलब हो गया कि i की वैल्यू पहली बार यहाँ पर अगर 1 है, तो ये हो गया 0 से लेकर 2 तक, यानी कि 0 से लेकर 1 तक हमारा ये आ गया। ठीक है। अगली बार लूप चला तो यहाँ पर ये आ गया मान लो 2, और यहाँ पर ये आ गया s से लेकर, और ये 3। क्या कहना चाह रहे हो? इधर देखो, इधर देखते हैं। तो आपको करना क्या है? करना ये है कि आप इस वाले सैंपल को ले रहे हो और इस वाले सैंपल को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। यहां पर आपने लिखा विश। फिर विश यू, विश यू आ, विश यू आ वेरी। ऐसे करके मैंने इसको यहाँ पर पहले रिप्रेजेंट करना है। तो अब ये तो पहला सैंपल हो गया। इसी तरह से दूसरे वाले सैंपल के साथ करना है। इसी तरह से तीसरे वाले, चौथे वाले, पांचवे वाले, छठे वाले, सबके साथ यहाँ पर हमें करना है। ठीक है। अब ऐसा करने का कोड ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको मैं आपको चला कर दिखाता हूँ। मान लो इनपुट सीक्वेंसेस नाम से कोई एक लिस्ट बना ली, और जो आपकी एक्चुअल सीक्वेंसेस उन पर लूप चलाया। अब पहली बार जब ये लूप चलेगा तो इस लूप में ये वाली सीक्वेंस आ गई। ठीक है। तो पहली बार इसमें 12 आ गया, सॉरी, ये जो आपकी सीक्वेंसेस है ये पूरी की पूरी आ गई, ये ऐसे करके। पहली बार एस में जो आएगा वो ये वाली लिस्ट आएगी, पूरी की पूरी। ठीक है। अब एक लूप और लगाया, फॉर आई इन कॉमा लेंथ ऑफ एस। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इमेजिन करें कि ये वाली जो सीक्वेंस है ये पहली बार में एस में आ गई, तो अब ये लूप चलेगा 1 से लेकर इसकी लेंथ तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि मान लो 1,6 हो गया। ठीक है। मतलब आई की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक आएगी, क्योंकि ये इंक्लूसिव होता है, एक्सक्लूसिव होता है। अब यहां पर आपने क्या करा? चलो एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहां पर हमने क्या करा? जो इनपुट, एक बार चेक करते हैं, इनपुट सीक्वेंसेस डॉट अपेंड। अब इस एस को स्लाइस करा, कहां से? स्टार्टिंग से। और कहां तक करना है? बस इतना करना है, यानी कि पहला वर्ड आ जाएगा। अब जो, लेकिन यही लॉजिक ऐसे हो कि अगली बार यहां से लेकर यहां तक आई, और फिर यही कोड अगली बार यहां से लेकर यहां तक लेके जाए। ठीक है। तो अब अगर मुझे पहली बार सिर्फ ये सिंगल वर्ड चाहिए, इसका मतलब शुरू से स्टार्ट करें, और कहां तक जाना चाहिए? बंद तक जाना चाहिए, है ना? अब बंद तक जब जाना चाहिए तो इसका मतलब ये मुझे मिल जाएगा। लेकिन जब यही लूप अगली बार चले तो अब मुझे यहां से लेकर यहां तक जाना है, यानी कि अब ये बन क्या बन जाए? हमारा 2 बन जाए, क्योंकि ये 0, ये 1, ये 2, तो ये एक्सक्लूसिव होगा तो यहां से यहां तक आ जाएगा। तो अब इसको मैं अगर आई लिख दूं, तो अब आई की पहली बार वैल्यू आ गई 1, सॉरी यहां पर आ गई 1। अब ये हो गया 0,1, यानी कि 0,1, यानी कि सिर्फ ये आ जाएगा। अब और देखते हैं। अगली बार आई की वैल्यू यहां पर आ गई मान लो आपकी 2, 1 से हो गई आपकी 2। ठीक है। तो ये आ गया अब 0 से लेकर 2 तक,
यानी कि ये वाला आ जाएगा और ये वाला आ जाएगा। ठीक है। अब आखिरी वैल्यू यहाँ पर क्या आई आपकी, यहाँ पर आई आखिरी वैल्यू 5। ठीक है। तो 0 से लेके 5 तक चलेगा, यानी कि 1 2 3 4, बस इतना ही आएगा। क्योंकि अगर 5 लिखोगे तो ये एक्सक्लूसिव रहेगा, तो ये यहां से लेकर यहां तक क्या आ पाएगा, बस 0 वाला आएगा, 1 वाला आएगा, 2 वाला, नहीं ये वाला भी आएगा, 4 वाला, 0 1 2 3 4। अब ये पूरा का पूरा आपका एक सीक्वेंस बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है। अब मान लो अगली बार लूप चला, ये वाली सीक्वेंस आई है, कि अब इस वाली सीक्वेंस में हमने क्या करा, पहली बार में ये 14 ले लिया, अगली बार में ये आ गया, फिर ये आ गया, तो इस तरह से ये भी बन गया होगा। एक बार चेक करके देखते हैं, इनपुट सीक्वेंसेस को प्रिंट करा के देखते हैं क्या बना। पहली बार में 12, 12 3, 12 3 2, 12 3 2 13, 12 3 2 13 4। यानी कि ये वाला भी मुझे चाहिए साथ में, यानी कि पूरी की पूरी सीक्वेंस को भी मुझे कंसीडर करना है। तो अब ये, लेकिन पहली बार में पर वर्ड हमारा जो रह गया वो सिंगल वर्ड रह गया। हाँ। तो ये यहां से लेकर यहां तक की सारी सीक्वेंस हमारी आ गई। ठीक है। चलो, तो एक काम तो हमारा ही होगा, लेकिन अब अगर हम ध्यान से देखें तो सर सबका हमें टाइम स्टेप सेम रखना है। इस वाली सीक्वेंस में एक है, इसमें दो है, इसमें तीन है, इसमें चार है, इसमें पांच है, इसमें छह है। अब मुझे सबका सेम करना है, तो सबका सेम कैसे करोगे? मैक्सिमम जिसका होगा वो यहां पर आप अपनी लगा दोगे। ठीक है। चलो, तो अब ये कैसे पता चला आपको कि मैक्सिमम कितना होगा? अगर कोई कोड से पता करो, देखो अभी तो आंखों से पता चल ही जाएगा, मैक्सिमम शायद ये वाला होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और तो इससे बड़ा है नहीं। कोई लॉजिक से पता कर सकते हो मैक्स लेंथ क्या रही होगी? देखो ये लिस्ट आती जा, चलो एक काम करते हैं, मैक्स लेंथ इज इक्वल टू 0। चलो लॉजिक लगाते हैं, लेंथ ऑफ एस निकाल ली, और एक वेरिएबल में डाल देते हैं। अ, चलो, मैक्स एक फंक्शन होता है, दिक्कत करेगा नहीं? ऐसे नहीं करना है ना अपडेट, फिर दिक्कत आ जाएगी। देखो लॉजिक क्या सोच रहा हूं मैं, लेंथ ही ले लिया। अब मैंने लॉजिक लगाया, इफ ये जो लेंथ है ये बड़ी है मैक्स लेंथ से, तो आप वो करा दो जो पहले कह रहे थे, फिर मैक्स लेंथ की वैल्यू लेंथ कर दो, एल्स की कोई जरूरत ही नहीं है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर पहली बार में जब लूप चलेगा तो ये 0 है, तो पहली बार सीक्वेंस आई, उसकी लेंथ आई 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब जो 6 आई, तो 6 बड़ी है किससे, इससे, तो मैक्स लाइन की वैल्यू अब 0 से बदल कर क्या कर दो, 6 कर दो। अगली बार आई तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अब जो सीक्वेंस सेकंड वाली है उसकी लेंथ 8 है, और वो जो 8 है वो बड़ी है, अभी जो मैक्स लेंथ 6 हो गई उससे।
अब मैक्स लाइन क्या कर दो, ये कर दो। ठीक है। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो ये लेंथ 5 आई, लेकिन मैक्स लाइन कितनी है, 8। तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो अब मुझे लगता है ये हमारा शायद चल जाएगा। तो एक बार प्रिंट लगा के मैक्स लाइन निकालता हूँ। सही आ गई एकदम। ठीक है, अब क्या करो, अब पैड सीक्वेंस लगा दो। पैड सीक्वेंस सबकी लेंथ कैसे कर देगा, बराबर कर देगा। ठीक है, तो उसके लिए पैड सीक्वेंस फंक्शन हमारा होता ही है। इसमें हमने अपनी इनपुट सीक्वेंसेस पास कर दी, और इसमें पास कर दिया मैक्स लाइन इक्वल टू मैक्स लाइन। तो ये मैक्स लाइन आर्गुमेंट का नाम है और ये हमारे वेरिएबल का नाम है। और अगर जरूरत पड़ रही है तो पैडिंग करेंगे, और पैडिंग पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब इससे हमारा पैड इनपुट सीक्वेंसेस तैयार हो गए। इसको प्रिंट करा कर देखते हैं एक बार। सब सेम लेंथ की हमारे यहाँ पर हो गई हैं। ठीक है, अब अगला काम क्या करना है वो देखते हैं। एक्स हो गया, दिस वाई हो गया, ये तो पुराना वाला हो गया। ये ले जा, ग्लास ले जा। अब इसमें अगला काम करा गया है, एक्स पैड सीक्वेंस में सारी रोज, नहीं मैंने पता है गलती क्या करी है, पैडिंग पोस्ट की जगह प्री करो। उसका एक एडवांटेज अभी देखेंगे। हमारा जो वर्ड है उसकी इंपॉर्टेंस कहाँ आ गई, यहाँ आ गई। ठीक है, अब देखो, ऊपर हम जो कर रहे थे, हमारा पर्पस क्या था वो देखेंगे। हमारा पर्पस ये था, ये मुझे पहले बताना चाहिए था, कोई नहीं। हमारा पर्पस था कि इस वाले वर्ड से ये वाला वर्ड प्रिडिक्ट किया जा सके। मतलब पहली बार मैं विश को बनाऊंगा एक्स, और वाई बनना चाहिए यू। अगली बार इन दोनों को बनाएंगे एक्स, यानी कि विश यू, और टारगेट क्या बनना चाहिए, ए। अगली बार में विश यू ए, टारगेट आना चाहिए वेरी। विश यू ए वेरी, टारगेट आना चाहिए हैप्पी। विश यू ए वेरी हैप्पी, टारगेट क्या आना चाहिए, बर्थडे। अब ध्यान से देखो, यहां पर अगर मैं लिखूंगा विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे, तो टारगेट तो कुछ है ही नहीं। और ध्यान से देखना, पहली बार में अगर मैं आपसे कहूं क्या सिर्फ विश को टारगेट बनाना सही होगा, नहीं, क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग एक्स तो कुछ है ही नहीं। तो अब देखो यहां पर क्या हो रहा है हमारे साथ। अब मैं आपसे कहूं यहां पर आ जाओ, अगर मैं कहूं ये वाला जो वर्ड है ये कौन होगा, पहले वाले इनपुट सीक्वेंस में 12 कौन है, विश। इसका मतलब मैं इस पूरे को एक्स निकालूंगा और इसको वाई मानूंगा। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, विश यहां पर आ गया, और यहां पर तो कुछ इंफॉर्मेशन बची नहीं, 0 0 0 है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं, बचा, पैडिंग वाली कहानी हो गई। अब अगली बार ये टारगेट बन गया, ये कौन है, यू। यू आ गया यहां पर, और इनपुट में सिर्फ कौन रह गया हमारा अब, बाकी सब 0 0, सिर्फ कौन रह गया हमारा, विश। यानी कि एक्चुअल शुरुआत तो यहां से ही होनी है। यानी इस वाले को इनपुट सीक्वेंस बनाकर कोई एडवांटेज तो होगा नहीं मेरे लिए। तो अब इससे बचने के लिए मैंने क्या करना था, यहां पर जो शुरुआत हम 0 से कर रहे हैं 1 से करना था, इसलिए वो हमने 1 से किया था। चलो एक बार फिर से देखते हैं। अब देखो, अब यहां पर मैं क्या मान के चल रहा हूं,
कि ये आपका y है और ये सब क्या है हमारा x। सोचो ध्यान से, जो मैंने सेंटेंस लिखे थे, क्या ये x ही तो है जो मैंने तैयार करा डेटा अपना। और जो नेक्स्ट वर्ड था वो हमारा क्या बन गया, टारगेट बन गया। ठीक है, अब इसमें से x और y निकाल लो, जैसे आज तक निकालते आ रहे थे। पैड इनपुट सीक्वेंस ऑल रोज -1 डॉट, अच्छा डॉट वैल्यूज की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये वही है, एरे ऑल रोज -1। अभी एक्स हो गया आपका, वाई हो गया। अब अपना मॉडल बना के प्रिडिक्ट करो। अभी भी लेकिन पूरा नहीं है, तो अब देखो वो वाला चीज तो मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ, टाइम खराब करने से कोई फायदा नहीं है। सीक्वेंशियल मॉडल बना लिया। अब यहां पर मेरे पास फिर से दो तरीके हैं। जैसे ये, अगर आप देखो तो ये आपका विश, और ये कौन है आपका यू। तो जब विश हमारा आरएनएन या एलएसटीएम में जाएगा तो ये एक वेक्टर बन के जाएगा। इसका किसी भी वर्ड का जो सीक्वेंस नंबर होता है वो नहीं जाता आरएनएन में, उस वर्ड का सीक्वेंस बनाते हैं और उस सीक्वेंस को फिर एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये जब इनपुट होगा हमारा मॉडल के अंदर, तो 12 की जगह 12 का वेक्टर इनपुट होगा। कैसे बनाओगे 12 का वेक्टर, या किसी भी सीक्वेंस का वेक्टर बनाने के तरीके जनरली दो होते हैं। पहला होता है बनॉट एनकोडिंग और दूसरा होता है एम्बेडिंग। बनॉट एनकोडिंग में हमने देखा कि इंफॉर्मेशन कैप्चर नहीं होती क्योंकि सारे वर्ड ऑर्थोगोनल हो जाते हैं, सब वर्ड एक दूसरे के साथ सिमिलरिटी एक जैसी रखते हैं। तो एम्बेडिंग हमें यूज करनी चाहिए। एम्बेडिंग करने के कई तरीके होते हैं। एक तरीका जो मैंने बताया था वो ये होता है कि आप किरास की ही लेयर होती है एम्बेडिंग लेयर, उससे आप इस काम को कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं उसी के साथ बढ़ रहा हूँ, फिर आज मैं गूगल की एम्बेडिंग किरा और जैनसिम की एम्बेडिंग भी आपको सिखाऊंगा। चलो अब, तो अब मैंने क्या करा, यहां पर एक एम्बेडिंग लेयर लगा दी। एम्बेडिंग लेयर को बताना है कि वोकेबलरी में कितने फीचर थे, वो आपको बताना है। तो बुरी वोकेबलरी में कितने फीचर आए थे, 34। अब एक और जीरो ला ला, 35 हो गए। तो यहां पर अब कोड को अगर मुझे सही से लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, टीके डॉट इंडेक्स वर्ड, एक डिक्शनरी है, इसकी जो लेंथ आई उसमें +1। ठीक है, उसकी लेंथ आएगी हमारी 33 या 4 जो भी आएगी, +1 कर दिया उसमें। आउटपुट डायमेंशन का मतलब क्या है, अब ये बताओ, जो हर वर्ड है उसका जो सीक्वेंस नंबर है उसको जब वेक्टर से रिप्रेजेंट करोगे, तो आप बताओ कितने साइज का वेक्टर बनाना चाहते हो, 3 का, 5 का, 8 का, 10 का, 15 का, 20 का, 50 का, कितने का बनाना चाहते हो। तो ये ट्यूनेबल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अब इस ट्यूनेबल कॉन्सेप्ट को आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। मान लो मैंने इसको बना दिया 50 का, एग्जाम्पल के तौर पर। लोगों ने 300 तक ट्राई करा है, गूगल ने 300 तक का बनाया है, तो मैं 50 से शुरू करता हूं कि मैं चाहता हूं हर वर्ड 50 साइज का एक हमारा डेंस वेक्टर बने। ठीक है, तो विश 50 का एरे है, यू 50 का एरे है, तो ये सब हमारे हो गए। यहां लगा दिया मैंने सिंपल आरएनएन, 200 यूनिट लगा दें। अब देखो इसमें मैं एलएसटीएम भी लगा कर देखूंगा, जीआरयू भी लगा कर देखूंगा, इनको डीप आरएनएन के साथ भी लेके जाऊंगा, तो बहुत कुछ करने को मेरे पास यहाँ पर अब हो जाता है। अब रैलू रैलू, अब लास्ट में देखो आपने सॉफ्टमैक्स क्यों लगवाया, उसको देखेंगे। तो अब मान लो ये मेरी लास्ट लेयर है, लास्ट लेयर पे उतने ही न्यूरॉन आपको लगाने हैं जो आपकी वोकेबलरी का साइज है ना, +1 करके। तो अब वोकेबलरी का साइज हमारा जो भी है वो ये है, और यही चीज मैंने यहां लिख दी। अब समझना जरा,
लास्ट लेयर जो आउटपुट लेयर है, उसमें बहुत आसान भाषा में उतने ही न्यूरॉन रखने हैं जितने कॉर्पस में यूनिक वर्ड थे। अब आपके कॉर्पस में यूनिक वर्ड 33 थे, तो एक जीरो वाला वर्ड भी आ गया, तो टोटल 34 हो गए। ठीक है। अब मान लीजिए ये मेरा न्यूरल नेटवर्क है पूरा, मतलब ये पूरा का पूरा न्यूरल नेटवर्क ही है। इस न्यूरल नेटवर्क में मैंने एक वर्ड प्रेडिक्ट करा। मैंने कहा विराट। विराट को इनपुट में ले जाओ। विराट इनपुट में ले जाओ का मतलब विराट का सीक्वेंस, उस सीक्वेंस का 50 डायमेंशन का एरे, वो इनपुट हुआ। वो आरएनएन में पहुंचा, आरएनएन से डेंस में पहुंचा, डेंस से फिर लास्ट ट्रेंस में आ गया। अब ये लास्ट लेयर क्या करेगी? लास्ट लेयर इस वर्ड के करस्पॉन्डिंग नेक्स्ट वर्ड क्या हो सकता है, जीरो इंडेक्स पर जो वर्ड है उससे होने की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट इंडेक्स पर जो वर्ड है उससे होने की प्रोबेबिलिटी, सेकंड इंडेक्स पे जो वर्ड है उससे होने की प्रोबेबिलिटी। तो अगर मेरी वोकेबलरी में 50 या 34 वर्ड हैं, तो हर 34 वर्ड से बिलोंग होने की प्रोबेबिलिटी कि विराट के बाद नेक्स्ट वर्ड इन 34 में से कोई होगा। ध्यान से सोचो, किसी भी वर्ड का नेक्स्ट वर्ड क्या हो सकता है? जो आपने कॉर्पस में टोटल वर्ड बनाए थे उन्हीं में से कोई एक, उसके बाहर का तो कोई हो ही नहीं सकता हमारा। तो अब क्या करना है, किसी भी वर्ड को जब इनपुट में लेके जाओगे तो आउटपुट लेयर का काम होना चाहिए जितने यूनिक वर्ड हैं हर वर्ड से बिलोंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है टारगेट की। तो अब यहां पर विराट के बाद नेक्स्ट कौन आएगा, ये भी आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, ये आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है। अब क्या करना है इसके बाद? फिर मैक्स प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है। अब मैक्स प्रोबेबिलिटी जिसकी आई, मान लो इस वाले की आई, तो इसका इंडेक्स क्या है? 0 1 2 3 4। अब वापस जाओ वोकेबलरी में और देखो 4 इंडेक्स पर कौन सा वर्ड है, और फिर आउटपुट में उस वर्ड को यहां पर दिखा दो। तो अभी आधा काम हुआ है। ठीक है, अभी तो मॉडल ट्रेन कर लेते हैं बस। 97% एक्यूरेसी है, लॉस 0.1। लॉस अगर देखें तो सही चल रहा है, नहीं यहां पे जाके थोड़ा गड़बड़ हुआ, बढ़ा फिर कम होना शुरू हो गया, फिर बढ़ रहा है। ठीक है, चलो मान लेते हैं हमारा डेटा बहुत कम है, तो डेटा भी बढ़ा देंगे, किसी रियल डेटा को उठाकर डाल देंगे इसमें। ठीक है। अब शुरू होता है, आप अपना वर्ड प्रेडिक्ट करो। तो ध्यान रखना, जो भी आप यहाँ इनपुट वर्ड लेकर आ रहे हो वो आपके कॉर्पस में हो तो सही है। अगर कॉर्पस में नहीं हुआ तो वो जीरो इंडेक्स मान लिया जाएगा। ठीक है, तो अब तो मैंने अपना टेक्स्ट लिया, मान लो विराट। अब मुझे इसके नेक्स्ट वर्ड को प्रेडिक्ट करना है कि क्या हो सकता है। तो अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो टेक्स्ट आया है इस टेक्स्ट को सीक्वेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सीक्वेंस को एम्बेडिंग से वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब ये प्रिडिक्ट करने को मॉडल को दोगे। ऐसा थोड़ी है कि मन कर रहा है मॉडल डॉट प्रिडिक्ट और दे दो टेक्स्ट। मॉडल ने क्या कभी टेक्स्ट सीखा था? कभी नहीं सीखा था, उसने तो हर टेक्स्ट का सीक्वेंस का एम्बेडिंग सीखी थी। तो वो सब काम आपको भी तो करना पड़ेगा यहाँ पर। कैसे करेंगे देखो, तो सबसे पहले क्या करना है, टोकनाइजर को हमें इस टेक्स्ट को सीक्वेंस में कन्वर्ट कराना है। तो टोकनाइजर ऑब्जेक्ट वही यूज करना है जो ट्रेनिंग पे यूज करा था, नया नहीं बनाना है। और यहाँ लिखेंगे, और फिट नहीं करना है, टेक्स्ट टू सीक्वेंस, सीधा सीक्वेंस में कन्वर्ट कराना है। लेकिन ध्यान रखना, टेक्स्ट टू सीक्वेंस फंक्शन आपसे एक 1D एरे मांगता है, तो आप इसको एक लिस्ट में रखकर इसको दोगे, इससे आपकी एक सीक्वेंस बन गई। अब ये सीक्वेंस बनी होगी, ये सीक्वेंस अगर आप ध्यान से देखो तो 7 नंबर बन गई, क्योंकि विराट का इंडेक्स वहां पर क्या था? 7। अब आपको क्या करना पड़ेगा,
पैडिंग करानी पड़ेगी उसी स्टाइल में जो यहाँ कराई थी, ये वाली पैडिंग। प्री वाला स्टाइल यूज करके सब कुछ वही करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर पैड सीक्वेंस इक्वल टू पैड सीक्वेंसेस, अपनी सीक्वेंस जो बनी है अभी वो मैक्स लाइन इक्वल टू मैक्स लाइन, कॉमा पैडिंग इक्वल टू प्री। तो अब ये हमारी पैड सीक्वेंस बन गई सेम साइज की। तो अब इसमें टाइम स्टेप हो गए हमारे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका मतलब हो गया कि इंटरनली आरएनएन के अंदर 10 टाइम स्टेप होंगे, T1 T2 T3 T4 T5 T10। इस तरह से 10 टाइम स्टेप हो गए। अब अगला काम क्या करना है? अगला काम ये करना है कि हर सीक्वेंस नंबर के करस्पॉन्डिंग एम्बेडिंग चाहिए। जीरो की एम्बेडिंग, जीरो की एम्बेडिंग, जीरो की एम्बेडिंग, सबकी एम्बेडिंग चाहिए, और 7 की एम्बेडिंग। वो जो रिजल्ट आएगा फिर वो पास करोगे मॉडल को प्रेडिक्ट करने के लिए। तो मॉडल कह रहा है कि आपने जब मुझे डिजाइन किया था तो सबसे पहली लेयर क्या लगा रखी है आपने? एम्बेडिंग। तो आप मुझे सीधा पैड सीक्वेंस दो, एम्बेडिंग निकाल कर ही मॉडल को आगे पास करी जाएगी। मॉडल डॉट प्रिडिक्ट पैड सीक्वेंस। अब ये मुझे क्या वापस करेगा? ये मुझे वापस करेगा विराट का नेक्स्ट वर्ड। जितने भी वर्ड मौजूद हैं डिक्शनरी में हमारी, उनमें से कौन हो सकता है, सबकी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी। तो विराट का नेक्स्ट वर्ड ये होगा, जीरो इंडेक्स वाला। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? इतने परसेंट है। ये इसकी प्रोबेबिलिटी, ये इसकी है, इसकी है, इसकी है। क्या करूं इसमें से अब? मैक्स एनपी डॉट ए आर जी मैक्स। क्या आया? 8। यानी कि विराट के बाद नेक्स्ट वर्ड जो होगा वो सबसे हाई प्रोबेबिलिटी जिस वर्ड की आई है होने की, वो हमारी डिक्शनरी का 8 इंडेक्स का वर्ड है। अब डिक्शनरी में जाओ और पता करो कि 8 इंडेक्स पर कौन था। तो ये हमारा आ गया इंडेक्स। अब टी के डॉट वर्ड इंडेक्स। एक तो वर्ड इंडेक्स जिसमें वर्ड की होगा और इंडेक्स उसकी वैल्यू बनेगा, और एक है इंडेक्स वर्ड। इंडेक्स वर्ड में क्या है? इंडेक्स की है और वर्ड उसकी वैल्यू है। अब देखो इसमें 8वें इंडेक्स पर कौन है। अब ऐसे देख के थोड़ी बताओगे, यहां से लुकअप करो। तो ये एक डिक्शनरी है। इस डिक्शनरी के अंदर मैं जो की है, जो इंडेक्स मिला है, उसको मान के चल रहा हूं। अब जो रिजल्ट आया वो आप यहां पर अपना प्रिंट कराओ। ये लो। तो विराट के आगे नेक्स्ट वर्ड होने की संभावना है कोहली। ठीक है। अब मैंने कहा विराट की जगह हैप्पी डाल दें, तो हैप्पी के आगे होने की संभावना है बर्थडे। हमारा बहुत अच्छा शायद ना चले, थोड़ा बहुत चल भी रहा है, लेकिन हमें आइडिया लग गया कि जब व्हाट्सएप पर हम मैसेज करते हैं तो कैसे अपना नेक्स्ट वर्ड आना शुरू हो जाता है। अब इस चीज को आप बढ़िया सा इंटरफेस बना के एक प्रोजेक्ट बना दो, नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्टर। जीमेल पे भी यही चलता है। अब मेरा कॉर्पस बहुत छोटा है, आप अपने कॉर्पस को बड़ा करो। कॉर्पस जितना बड़ा होगा उतना बढ़िया आपका आएगा। अब देखो यहां पर हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे 2 बार आया है। अगर ऐसा ऑर्डर और 100 200 बार आ जाए तो प्रोबेबिलिटी जो आएगी हैप्पी के बाद बर्थडे प्रेडिक्ट होने की बहुत ज्यादा आएगी। ठीक है। अब अगर मैं यहां पर ऐसे ना करके कुछ भी कर सकता है, आपके कॉर्पस का साइज कितना बड़ा है उस पर डिपेंड करेगा। अब देखो जो आपने बोला कि हैप्पी के आगे क्या लिखा है उसके पहले क्या लिखा है, इसका मतलब मुझे
सिर्फ एक दो वर्ड के साथ काम नहीं करना है, और आगे वाले वर्ड को समझना पड़ेगा कि आगे और क्या वर्ड है हमारे। ठीक है। तो आप एलएसटीएम के साथ चले जाओ, है ना, वहां पर हो सकता है कि पीछे के वर्ड के कॉन्टेक्स्ट को लेकर समझे कि हैप्पी के आगे बर्थडे लिखा गया है कि एनिवर्सरी लिखी गई है कि क्या लिखा गया है। अब मान लो यहां पर मैं लेकर आता हूं विराट कोहली, एक जगह लिखा है इज, एक जगह लिखा है वॉज। अब देखते हैं क्या आता है। किसको दे रहा है प्रोबेबिलिटी? इसको दे रहा है। अब अगर मैं विराट कोहली इज लगा दूं तो अपने आप ये आ गया, यानी कि सही चल रहा है हमारा। यही तो था हमारा, विराट कोहली इज ए। अब अगला वाला क्रिकेटर आना चाहिए फिर। अगर मैं यहां भी लगा दूं तो हमें उम्मीद है क्रिकेटर की, पता नहीं। तो ये छोटा सा मॉडल बढ़िया चल रहा है हमारा, कहीं दिक्कत इसमें नहीं आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से अब आप इस चीज को अगर चाहो तो एक लूप में लगा के और अच्छा कर सकते हो। कैसे? देखो, ये तो मैंने सिंगल सिंगल कर दिया। इनिशियली मैंने क्या करा, ये लिया विराट, और जो रिजल्ट आया उसको एक वेरिएबल में स्टोर करके मैंने प्रिंट करा दिया। और क्या करा, इसको डाल दिया एक लूप में। मान लो 5 बार का। अब ध्यान से समझना क्या मैं करने जा रहा हूं। इस आई का कहीं इस्तेमाल नहीं है, बस इसका फायदा यह है कि 5 बार लूप चल जाए। तो फॉर 5 बार चला, पहली बार में विराट का प्रिडिक्शन हुआ, और अगला वर्ड आ गया कोहली। अब मैं क्या करूंगा, विराट के साथ कोहली को ऐड कर दूंगा। तो मैंने लिख दिया यहां पर टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट प्लस, अब देखो बीच में स्पेस देना पड़ेगा, और जो नेक्स्ट वर्ड आया वो। अब अगली बार जब लूप चलेगा तो टेक्स्ट बदल गया मेरा, तो 5 बार ये चलेगा। ये देखो, पहली बार में आया कोहली इज ए क्रिकेटर। अब ये अगला क्यों आ गया? क्योंकि लूप एक बार ज्यादा चला दिया है। तो एक काम करो ना, इसमें जो आप नेक्स्ट वर्ड प्रिंट कर रहे हो, नेक्स्ट वर्ड के साथ जो मेन वर्ड है वो भी प्रिंट कर लो, और अच्छा लगेगा देखने वाले को। विराट के बाद कोहली, अगली बार विराट कोहली इज ए, और ये लास्ट बन गया आपका क्रिकेटर। तो ऐसे करके आप नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करने का एप्लीकेशन बना सकते हो। अब सारा खेल इस कॉर्पस का है। अगर ये कॉर्पस मैनुअल आपने ना लिखकर बढ़िया से कहीं डेटा से तैयार किया है, तो हो सकता है ये और अच्छा चलना आपका शुरू हो जाए। तो किसी एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट को आप अपना यहां पर लेकर चलो। ठीक है, चलो तो एक बार आइडिया क्या है मैं दोबारा बता देता हूं। इस पूरे डेटा को इस तरह से कन्वर्ट करने का आइडिया है, सारा खेल ही है। विश यू टारगेट, विश यू ए टारगेट। तो ऐसे करके ये आपका फीचर और ये आपका टारगेट बनेगा। तो जो टारगेट है वो सिंगल सिंगल वर्ड ही आपका बनना है। अब आपको लॉजिक ऐसे डेवलप करना है कि इन सारे टेक्स्ट को इस तरह से तोड़ो कि जब मैं इसमें से बाई निकालूं तो सबका बाई एक साथ नजर आ जाए। तो मैंने क्या करा, पैडिंग को इंटेंशनली प्री करा। तो अगर मैं पैडिंग को प्री करूंगा तो सोचो, विश और अगला है विश यू। ठीक है, तो अब मैं इसके पहले पैडिंग कर दूं, पहले,
तो हमेशा लास्ट वाला वर्ड क्या बन जाएगा आपका, टारगेट बन जाएगा। तो इस तरह से वो लॉजिक पैडिंग प्री वाला सोचा गया था। तो जरूरी नहीं है हमेशा पैडिंग पोस्ट वाली होती है, पैडिंग प्री वाली भी हमारी हो सकती है। अब एक काम करते हैं, इस कॉर्पस की जगह क्या कोई हम मीनिंगफुल कॉर्पस, बढ़िया सा कॉर्पस लेकर अपना कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमने कहा आपके पास होना चाहिए सही सा लिखा हुआ। तो एक तो मेरे पास सेंटिमेंट एनालिसिस का है। हाँ, एक काम करते हैं ना यार, हम कब से पढ़ रहे हैं, आप ही के बैच का डेटा यूज ना कर लें, पाइथन का डेटा यूज कर लेते हैं पूरा, और इंटरेस्टिंग करते हैं एसक्यूएल का डेटा यूज कर लेते हैं। हमने ये पूरा डेटा अगर पास करना है तो कर सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। अगर मैं लिखूं सेलेक्ट तो अगला अपना बता देगा, स्टार आएगा, फिर आगे फ्रॉम आएगा। सोच कर देखो, अगर मैं एसक्यूएल की क्वेरी पे मॉडल बना दूं तो आप बस सेलेक्ट लिखो, आगे का अपना बताता रहेगा क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या नहीं आना चाहिए। तो इस डेटा पर आप मॉडल ट्रेन कर सकते हो। ये रहा, तो अच्छा खासा डेटा हो जाएगा आपका, पूरे एसक्यूएल के नोट्स हैं आपके। इसी तरह से आप चाहो तो पाइथन के नोट्स पर ट्रेन कर लो। ये लो, पाइथन के नोट्स पर आप अपने ट्रेन कर लो, सब बता देगा ये। चलो, तो कोई भी डेटा आप अपना यूज कर सकते हो, प्रैक्टिस वाला डेटा उठा लो, गूगल से उठा लो, कहीं से उठा लो। अब मेरे वाले डेटा में प्रॉब्लम क्या आएगी, इसमें फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, बीच में स्पेस है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, वो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। और नहीं तो यहाँ से ले लो, कॉर्पस टू प्रिडिक्ट नेक्स्ट वर्ड। हाँ, मैंने तो छोटा सा डेटा यूज कर लिया है यार। बड़ा है, ये कहीं से ये भी लाए हैं। डेटा नहीं दिखा रहे हैं, बाकी सब सही है। ये कहीं से डाउनलोड करना पड़ेगा। कौन सा वाला? हाँ, डाल दो डाल दो, देख लेंगे उस पर भी। कुछ इंटरेस्टिंग करके देखते हैं। ये भी करके देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब सब में कोट्स लगाने पड़ेंगे। ये ले लो। तो अब इस वाली की जगह ये वाला यूज कर लेते हैं, ठीक है। हमारा कोड जनरल है, एकदम जैसा था सब पे ही काम करेगा।
थोड़ा सा ओवरफिट लग रहा है, कोई नहीं। अब जो नया वर्ड आएगा वो इन्हीं में से कोई एक पकड़ लो। भारत ले लिया। नहीं, सिंगल वाले पे करते हैं। सही चल रहा है एकदम। और एक दो पे ट्राई कर लेते हैं। मौसम आज बहुत अच्छा है। एकदम बढ़िया चल रहा है अपना। बाई चांस की बात है, सही ट्रेन हो गया। जबकि छोटा डेटा है, तो आप किसी भी डेटा पर अपना ये कर सकते हो। बढ़िया सा प्रोजेक्ट बन गया आपका ये। बस आपको इसको एक बढ़िया इंटरफेस देना है और किसी को भी दिखा सकते हो। इवन आप अपने रिज्यूमे में लिखो, प्रोजेक्ट के डीप लर्निंग प्रोजेक्ट में नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्टर यूजिंग LSTM। तो RN की जगह LSTM बताओ उसे कि हमने LSTM लगाया। क्यों लगाया? हमारा सेंटेंस देखो छोटा है, तो हमारा सही काम कर रहा है। अगर ये सेंटेंस बहुत बड़ा होता तो RNN फेल हो जाता, फिर LSTM लगाना पड़ता आपको। यहाँ पर 5-5 वर्ड के सेंटेंस, अगर ये 100-100 वर्ड के सेंटेंस होते ना तो LSTM ही काम आता, फिर RNN फेल हो जाता आपका। ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्टर वाला, ये आपका इंग्लिश हिंदी सब में चलना आपका शुरू हो गया। तो इसका मतलब मेरे मॉडल को इससे फर्क ही नहीं पड़ता इंग्लिश क्या है हिंदी क्या है। उसको तो आप डेटा को अरेंज करके सिखा रहे हो मैथमेटिकली बिहाइंड द सीन। देखो, हो ये रहा है कि हर चीज का वेक्टर बन रहा है। हर वर्ड का एक सीक्वेंस जनरेट होता है, सीक्वेंस नंबर जनरेट होता है। अब चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे किसी का हो। एक काम करें, फिर एक्सपेरिमेंट कर ही रहे हैं, दोनों के मिला देते हैं। ये भी एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। तो इसका एक नया बना लेते हैं ताकि इसमें छिड़खानी ना हो। देखते हैं। अब मैं एक ही सेल में सारा लिख देता हूँ। तो बीच बीच वाले प्रिंट नहीं करा रहा, सीधा ट्रेनिंग पे ले चलते हैं। चल तो गया। चलो प्रेडिक्ट करके देखते हैं अब। सही चल रहा है। तो बढ़िया सा बन जाएगा फिर तो अब ये।
सोचो हम अगर सारे कॉर्पस इकट्ठा कर लें, हिंदी इंग्लिश उर्दू तमिल, पूरी विकिपीडिया कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बढ़िया कॉर्पस बन जाएगा। तो साइज बढ़ाओ, एलएसटीएम लगाओ, जीआरयू लगाओ, और बहुत सारी चीजें हैं जो आप लगाओगे। मतलब कोई कहानी है किसी की? वही थी जो हमने देखा था अभी। हाँ, ठीक है, आप इस पे करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो, आर्किटेक्चर तो हमारा सेम है, आर्किटेक्चर में कहीं कोई चेंज नहीं करना है, ये बहुत जनरल कोड लिखा गया है। बस आपको यहाँ पर अपना कॉर्पस चेंज करना है, बाकी आगे का कहीं कोई कोड किसी तरह का चेंज नहीं है, सब कुछ जनरल लिखा हुआ है, कहीं भी स्पेसिफिक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। चलो, तो अब अगली जो कहानी है, वो कहानी है हमारी कि कोई भी जब वर्ड होता है, तो उस वर्ड का जब हम एम्बेडिंग बनाते हैं, तो एम्बेडिंग में उस वर्ड को एक वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इवन इसको ऐसे ना बोलकर ऐसे बोलें कि इसको एक डेंस वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है। डेंस वेक्टर शब्द बोलने का मतलब यह है, चलो साथ में ये भी लगा देते हैं, तो ये आपका होता है स्पार्स वेक्टर। ये हो गया वन हॉट एनकोडिंग। लेट अस सपोज यहां पर कोई भी वर्ड है, और मान लो वो 5 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना है, वन नॉट से भी और इससे भी। तो यहां पर 5 डायमेंशन में कोई वर्ड अगर होगा, तो किसी एक जगह पर वन होगा, बाकी सब जगह पे जीरो होगा। कोई सा भी वर्ड हो, किसी एक पोजीशन पे वन होगा, बाकी हर पे जीरो होगा। दैट इज नोन एज स्पार्स वेक्टर। मोस्टली वैल्यूज जीरो होती हैं। डेंस वेक्टर का मतलब होता है कि आपकी हर वैल्यू कुछ ना कुछ एक कंटिन्यूअस रिप्रेजेंटेशन देगी। हो सकता है ये 0.02 हो सकता है ये 0.001 हो सकता है ये 0.4 हो सकता है ये -2.3 मतलब कुछ भी ऐसे करके आपका ये हो सकता है। 1 2 3 4, एक और लगा दिया, मान लो -1.1। तो किसी भी वर्ड को अगर आप एक डेंस वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो एम्बेडिंग के थ्रू होगा। और किसी भी वर्ड को आप स्पार्स वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, तो बर्नहॉट एनकोडिंग तैयार है। बर्नहॉट एनकोडिंग का डाउन साइड आपको पहले ही बता दिया गया है, हर दो वर्ड एक जैसा सिमिलरिटी रखेंगे, क्योंकि हर दो वर्ड के बीच का जो डिस्टेंस आएगा इक्विलिडियन का या कोसाइन का, वो सबका सेम आएगा, तो दो वर्ड एक जैसे नजर आएंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करना या और एनएलपी के टास्क करना काफी मुश्किल हो जाएगा हमारा। एम्बेडिंग करने का जो तरीका है, वो क्या क्या है उसकी बात करते हैं। तो एम्बेडिंग करने का पहला तरीका होता है एम्बेडिंग लेयर। एम्बेडिंग लेयर में क्या होता है, आप किसी भी वर्ड को उसका पहले क्या बनाते हो, उस वर्ड का आप बनाते हो
सीक्वेंस, जो भी आपका सीक्वेंस नंबर था पैडिंग के यूज करके वो आप बनाते हो। तो एम्बेडिंग लेयर उस वर्ड को हमारा एक डेंस वेक्टर में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले क्या करती है, सबसे पहले रैंडम वैल्यू जनरेट करती है। तो 5 वैल्यू रैंडम जनरेट होंगी। अब एम्बेडिंग लेयर से किसी वर्ड की एम्बेडिंग जो जनरेट हुई वो तुक्का है, पहली बार में, फर्स्ट इपॉक में। अब इस एम्बेडिंग पर आगे आरएनएन चला, उसके आगे डेंस चला, और लास्ट में आपने लॉस निकाला। अब क्या होगा, अब हमारा जब अगली इपॉक होगी तो अगली इपॉक में ये एम्बेडिंग एडजस्ट होंगी। किस तरह से, ऐसे मान लो जैसे ये वेट है, और जैसे वेट एडजस्ट होते हैं, फार्मूला W इक्वल टू W माइनस अल्फा डेल एल अपॉन डेल W, उसी फार्मूले का यूज करके ये सारे के सारे वेट्स, मतलब जो हमारा किसी भी वर्ड की एम्बेडिंग है, तो वो जो न्यूमेरिक नंबर है आप इसको वेट की तरह कंसीडर करो कि ये वेट है हमारा। ठीक है, इनिशियली ये वेट रैंडम है। उसके बाद फिर ईपॉक सेकंड हुई। ईपॉक सेकंड में डेंस लेयर के सारे न्यूरॉन अपडेट हुए, मतलब डेंस लेयर के न्यूरॉन के वेट अपडेट हुए, आरएनएन के वेट अपडेट हुए, और जो एम्बेडिंग लेयर पर हमारा न्यूमेरिक वैल्यूज थी वो भी आप वेट मानो, और वो भी अपडेट हुई सेम रूल का यूज करके। फिर सेकंड इपॉक चली, ये बदला, ये बदला, सारे वेट बदले, फिर लॉस निकाला। तो इस तरह से जब आप नेटवर्क ट्रेन कर लेते हो, मिनिमम लॉस तक पहुंच जाते हो, तो फाइनल यहां पर जो निकल कर आई, ये हमारा क्या माना जाता है, इस वर्ड का डेंस वेक्टर मान लिया जाता है। तो इस तरह से एम्बेडिंग लेयर हमारा काम करती है। तो बिहाइंड द सीन एम्बेडिंग लेयर रैंडम इनिशियलाइजेशन करती है हमारे वैल्यूज का, जो उस वर्ड के वेक्टर को बनाने में यूज होंगे। और उन वैल्यूज को आप वेट कह सकते हैं, क्योंकि वो हमारे एडजस्ट हो रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं हर इपॉक पर हमारा। ठीक है, एक काम तो ये हुआ। एम्बेडिंग लेयर एक अच्छा सॉल्यूशन है हमारे वर्ड्स का डेंस रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। अब इसी काम को करने का दूसरा तरीका होता है, आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी एम्बेडिंग लेयर यहां से हटाकर सेपरेटली पहले एम्बेडिंग को अलग से ट्रेन कर लो। मतलब एक न्यूरल नेटवर्क ऐसा बनाओ जो सिर्फ एम्बेडिंग एम्बेडिंग के लिए बनेगा, उसमें कोई आपकी आरएनएन लेयर नहीं लगानी है। आपको सिर्फ एम्बेडिंग के लिए अलग से एक न्यूरल नेटवर्क बना देना है। तो सेकंड अप्रोच में यहां पे लिख देता हूं, सेपरेट न्यूरल नेटवर्क बना लो। जो सेपरेट न्यूरल नेटवर्क बनेगा वो कैसे काम करेगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि, यहां लिखा था, विश यू, ये तो रही क्या, ए वेरी हैप्पी बर्थडे। एग्जाम्पल के तौर पर ये सेंटेंस है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन वर्ड्स की एम्बेडिंग चाहिए। तो सेपरेट एम्बेडिंग बनाने का तरीका होता है कि आप क्या करो, यहां पे दो दो वर्ड का विंडो साइज ले लो। दो दो वर्ड का विंडो, विंडो साइज हो गया 2, दो इधर दो इधर, और ये आपका हो गया सेंटर वर्ड। क्या करोगे, एक न्यूरल नेटवर्क बनाओ, उस न्यूरल नेटवर्क में आप ए वर्ड को पास करो इनपुट में, और एक हिडन लेयर लगाओ। हिडन लेयर एक ही लगानी है, और उस एक हिडन लेयर पर कितने न्यूरॉन रखने हैं आप बताओ। इस सेंटर वर्ड को मैं इसकी एम्बेडिंग निकालना चाह रहा हूं,
तो इस सेंटर वर्ड को कितने डायमेंशन में रिप्रेजेंट करो, जैसे आपने 50 में करना है, 300 में करना है, 200 में करना है, मान लो मुझे 10 में कर, तो यहां पर 10 न्यूरॉन लगा दो। उसके बाद अब यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको जो इसके ये वाले वर्ड थे, कॉन्टेक्स्ट वर्ड, विश, गुड, वेरी, हैप्पी, तो यहां से आउटपुट लेयर लगाओगे। आउटपुट लेयर पे आपके क्या होंगे, न्यूरॉन होंगे, जो प्रिडिक्ट करेगा विश के लिए, एक न्यूरॉन होगा विश के लिए, एक होगा गुड के लिए, एक होगा हैप्पी के लिए, एक हो गया ये। तो अगर मैं इसको टाइम स्टेप टी मानूं, तो टाइम स्टेप टी का वर्ड न्यूरल नेटवर्क में जाएगा, और आउटपुट लेयर पे T-2, T-1, T+1 और T+2 का हमारा प्रेडिक्शन होगा। अब ये न्यूरल नेटवर्क आप ट्रेन करो, इस तरह से ट्रेन करो कि मैं ए वर्ड से ये चारों वर्ड प्रिडिक्ट कर पाऊं, और चारों वर्ड अगर नहीं आ रहे हैं तो मिनिमम लॉस मेरा आना चाहिए इनको प्रिडिक्ट करने का। अब अगर मैं ऐसा न्यूरल नेटवर्क बना पाया, तो अब मैं क्या बोलूंगा कि यहां से जो वेट गए थे ये 10, ये जो वेट गए थे, ये वेट ही क्या होंगे, इस ए के एम्बेडिंग होगी। ठीक है, फिर इस ए की एम्बेडिंग निकाल कर आप अपने डेटा में अप्लाई करो, तो ये सेपरेट न्यूरल नेटवर्क आप यहां पर अपना बना सकते हो। इस न्यूरल नेटवर्क को आर्किटेक्चर देने वाली जो कंपनी थी उसका नाम था गूगल। गूगल ने इस आर्किटेक्चर को सजेस्ट किया कि किसी भी वर्ड की एम्बेडिंग इस अप्रोच का यूज करके निकाल सकते हो। तो विंडो बनाओ, कॉन्टेक्स्ट वर्ड बनाओ, और सेंटर वर्ड की एम्बेडिंग ऐसे निकालो, ऐसे कर करके सबकी निकालनी पड़ेगी आपको। ठीक है, इस अप्रोच को बोलते हैं गूगल वर्ड टू बैक एम्बेडिंग। और गूगल की वर्ड टू बैक एम्बेडिंग के दो तरीके थे। ये जो तरीका मैंने बताया है, इस तरीके को बोलते हैं स्किप ग्राम तरीका। एक और तरीका है जिसका नाम है सी वाओ, कंटिन्यूअस बैग ऑफ वर्ड। तो स्किप ग्राम अप्रोच में क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट करते हैं टारगेट में, और सेंटर वर्ड की एम्बेडिंग निकालते हैं। कंटिन्यूअस बैग ऑफ वर्ड में इसका अपोजिट करते हैं। कंटिन्यूअस बैग ऑफ वर्ड में क्या करते हैं, आप जो सेंटर वर्ड है उसको टारगेट में रखेंगे, यानी कि अगर इस पिक्चर को बदल दूं थोड़ा सा, तो अब पिक्चर ऐसी हो जाएगी कि अब यहां पर विश आएगा, गुड आएगा, वेरी आएगा, और हैप्पी आएगा। उसके बाद ये हिडन लेयर के इनपुट लेयर हो गई, हिडन लेयर ये हो गई, और यहां पर आपको टारगेट क्या रखना है, अपना ए। ठीक है, ये अब ये वाले जो वेट होंगे जो यहां से गए होंगे, ये वाले वेट, ये वाले वेट क्या होंगे, ए वर्ड की एम्बेडिंग होगी। तो इस वाली अप्रोच को बोलते हैं सी बाओ अप्रोच, कंटिन्यूअस बैग ऑफ वर्ड अप्रोच। अब इसका मैं साफ साफ पिक्चर दिखाता हूं। मैंने तो पेंसिल से बना दिया, गंदा सा हो गया। अब इसको साफ साफ देखो। कंटिन्यूअस बैग ऑफ वर्ड में T-2, T-1, T+1, T+2, इनको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट वर्ड। अब कॉन्टेक्स्ट वर्ड में कितने की विंडो रखनी है, दो की रखनी है, तीन की रखनी है, चार की रखनी है, वो हम अपना डिसाइड करते हैं। अब कैसे करते हैं बताऊंगा अभी, डिसाइड करके कि कैसे डिसाइड करते हैं अभी करके दिखाऊंगा सारा आपको मैं। ठीक है, टाइम है हमारे पास, हो जाएगा। उसके बाद यहां पर आपका हिडन लेयर होती है। हिडन लेयर पर उतने ही न्यूरॉन आप रखोगे जितने डायमेंशन में आपको एम्बेडिंग चाहिए, और ये आपका क्या हो गया, सेंटर वर्ड हो गया जिसकी एम्बेडिंग आपको निकालनी है। तो अब यहां पर अगर 10 न्यूरॉन है,
तो 10 वेट होंगे यहाँ पर। तो अब ये जो वेट्स होंगे, ये वेट्स इस टारगेट वर्ड की एम्बेडिंग कहलाएंगे। ऑन द अदर एंड, स्किप ग्राम में क्या होता है, सेंटर वर्ड को इनपुट में लेके आते हैं, और ये हिडन लेयर हो गई, और ये आपके टारगेट वर्ड, ये आपके कॉन्टेक्स्ट वर्ड हो गए, कॉन्टेक्स्ट वर्ड। अब आपको इस वर्ड से ये कॉन्टेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करने हैं। जब आपका न्यूरल नेटवर्क ऐसा कर पा रहा होगा, तो यहां पे जो वेट गए होंगे, ये ये वेट क्या कहलाएंगे, इस वाले सेंटर वर्ड की एम्बेडिंग कहलाएंगे। तो इस तरह से कंटिन्यूअस बैग ऑफ वर्ड और स्किप ग्राम, ये दो अप्रोच होती हैं सेपरेट एम्बेडिंग ट्रेन करने की। एम्बेडिंग लेयर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो दो आर्किटेक्चर प्रपोज किए थे, ये गूगल ने प्रपोज किए थे, आई गेस 2014-15 के आसपास करे थे। एक दो लाइन की थ्योरी दिखाकर सीधा कोड में लेके चलता हूँ। 2013 में आया था। गूगल का जो वर्ड टू बैक एम्बेडिंग है, ये हमारा 2013 में आया था। थॉमस मिकोलॉव कोई रहे होंगे, इन्होंने बनाया था। ठीक है। चलो अब, कैसे नहीं, ये 300 डायमेंशन का तो उन्होंने अपना बनाया है, वो है। जो आर्किटेक्चर है वो मैं अपने वाले डेटा पर यूज करके आपको दिखा रहा हूं। कैसे करेंगे, अब वो देखो। तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले एक लाइब्रेरी डाउनलोड करो जिसका नाम है जैनसिम। अगर आप गूगल जैसी एम्बेडिंग खुद अपनी चाहते हो, अपने डेटा पर चाहते हो, तो जैनसिम लाइब्रेरी का यूज करके इस काम को कर सकते हो। तो एनाकोंडा प्रॉन पे जाके, यूजर नेम है जॉन, पासवर्ड है ये वाईफाई का, यूजर नेम जॉन, पासवर्ड ड्यूकैट में डी कैपिटल @7435। नहीं तो हमारे कॉर्पस में और भी जगह तो आया होगा बेश, सिर्फ एक ही सेंटेंस में बेस तो नहीं आया होगा, एक वर्ड कई जगह आया होगा। और ये हमारा बैड लक है कि अगर हर जगह जो वर्ड आया वो सबसे पहले आ गया, तो फिर बहुत अच्छा नहीं चलेगा मॉडल। तो आपको वो डेटा उस तरह से तैयार करना पड़ेगा। तो अब सोचो, मान लो कोई भी वर्ड पहले सैंपल में आया, दूसरे में आया, तीसरे में आया, चौथे में आया, तो फिर कौन सी वाली एम्बेडिंग मानी जाएगी। तो वो एडजस्ट अपडेट होती रहती है, यानी कि वो वर्ड जितने भी सेंटेंस में आ रहा है, सबकी एम्बेडिंग एक ही होगी, अलग अलग नहीं होगी। तो सबसे पहले काम क्या करो, सबसे पहले पिप इंस्टॉल जैनसिम करो। मेरे में ऑलरेडी है, तो मेरे में लिखकर आएगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, एनाकोंडा प्रॉन पे लिख लो ये, या जुपिटर लैब पे भी लिख सकते हो। और ये जैनसिम वालों ने लास्ट वीक अपडेट करी 18-19 तारीख को। जब मैं आपको पहली बार ट्राई कर रहा था तो एरर आ रही थी वर्जन की। लकीली उन लोगों ने इसको अपडेट कर दिया लेटेस्ट वर्जन के साथ। चलो ये काम करने के बाद, अगला काम होगा आपका, जैनसिम डॉट मॉडल्स के अंदर से वर्ड टू बैक नाम की एक क्लास होती है, इस क्लास को इंपोर्ट करना। इस क्लास का ऑब्जेक्ट ही हमारा एम्बेडिंग मॉडल कहलाएगा। अभी करेंगे सब। तो मैं छोटे डेटा पर करके दिखाता हूँ। तो मान लीजिए मुझे क्या करना है, ये मेरा कॉर्पस था। तो कॉर्पस को इस तरह से 2D एरे में रिप्रेजेंट करना है, जैसे फूड वाज गुड को आपने फूड अलग, वाज अलग, गुड अलग, ऐसे करके रिप्रेजेंट करना पड़ेगा पहले।
तो आप अपने कॉर्पस में हर वर्ड की एम्बेडिंग निकालना चाहते हैं। तो हर वर्ड की एम्बेडिंग निकालने के लिए पहले आपको हर सेंटेंस को इस फॉर्मेट में लिखना होगा। अब जो वर्ड टू बैक नाम की क्लास है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इस ऑब्जेक्ट को ही एम्बेडिंग मॉडल लोग कहते हैं। अब इसके अंदर वर्ड टू बैक क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर हम अपने कुछ आर्गुमेंट पास करेंगे। पहला आर्गुमेंट होगा सेंटेंसेस। तो सेंटेंसेस नाम से कीवर्ड आर्गुमेंट है और इसमें आपको क्या पास करना, मेरा 2D टेक्स्ट। आपने उसका नाम भी सेंटेंसेस रख लिया है, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते थे। तो ये नाम आपके वेरिएबल का नाम है जिसमें आपका कॉर्पस 2D फॉर्मेट में है। और ये पहले से कीवर्ड आर्गुमेंट है, इसका आप चेंज नहीं कर सकते, इसका नाम भाई जो आपने यहाँ रखा है। अब जो वर्ड टू बैक मॉडल है, ये कह रहा है कि मैं अपने अंदर एक न्यूरल नेटवर्क बनाऊंगा, यानी कि ये बिहाइंड द सीन अपने अंदर एक न्यूरल नेटवर्क बनाएगा। उस न्यूरल नेटवर्क में 3 लेयर होती हैं, इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर। हिडन लेयर एक ही होती है। अब आपको ये बताना है उस हिडन लेयर पे कितने न्यूरॉन रखने हैं। तो यहां लिखेंगे वेक्टर साइज। और ये वही रखने हैं जो हर वर्ड को कितने साइज के वेक्टर से रिप्रेजेंट करना है। जैसे फूड को आप 5 साइज के वेक्टर से दिखाना चाहते हो, 10 के दिखाना चाहते हो, 300 से दिखाना चाहते हो, तो वो आपको यहाँ बताना है। लेट अस सपोज मैंने कर दिया 5, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। वेक्टर साइज 5 मतलब ये मॉडल इस डेटा पर हर वर्ड का वेक्टर बनाकर देगा 5 साइज का, यानी कि फूड 5 साइज के वेक्टर से रिप्रेजेंट होगा, वाज 5 साइज के वेक्टर से रिप्रेजेंट होगा। उसके बाद अब आपको बताना है कि ये जो इंटरनली वर्ड टू बैक मॉडल बनेगा वो स्किप ग्राम अप्रोच से बने या कंटिन्यूअस बैक ऑफ वर्ड अप्रोच से बने। तो यहाँ एक आर्गुमेंट लिखेंगे एस जी इज इक्वल टू, एस जी का मतलब है स्किप ग्राम, स्किप ग्राम लगाना है कि नहीं लगाना है। तो अगर आप लिखोगे एस जी इक्वल टू 1, इसका मतलब है स्किप ग्राम लगाना है। और अगर आप एस जी इक्वल टू 0 कर दोगे, इसका मतलब स्किप ग्राम नहीं लगाना है। तो फिर दूसरा कौन सा तरीका बचा, कंटिन्यूअस बैक ऑफ वर्ड। तो सीवा अप्रोच यूज होगी। इसको मैं लिख देता हूं। वन का मतलब स्किप ग्राम और 0 का मतलब है कंटिन्यूअस बैक ऑफ वर्ड। ठीक है। उसके बाद अगला क्या बताना पड़ेगा, विंडो साइज। कॉन्टेक्स्ट वर्ड की विंडो कितने साइज की बनेगी। मान लो मैंने ले लिया 2, 3 ले लो, 4 ले लो, आपका छोटा कॉर्पस है, 2 ही बहुत है आपके लिए। हो गया हमने कहा बस। अब जैसे ये कोड रन करोगे, कोई फिट विट नहीं, सीधा कंस्ट्रक्टर में सब कुछ बता दिया। जैसे ही ये कोड रन होगा, वर्ड टू बैक मॉडल स्किप ग्राम आर्किटेक्चर पे ट्रेन हो जाएगा और हर वर्ड को 5 साइज के वेक्टर में रिप्रेजेंट कर देगा। एरर क्यों आई, यू मस्ट फर्स्ट स्पेसिफाई वोकेबलरी बिफोर ट्रेनिंग द मॉडल। कुछ रह गया, विंडो हो गया, एजी हो गया, ईपॉक्स। ईपॉक नहीं बताएंगे तो बाय डिफॉल्ट 1 नहीं है। ईपॉक 5 तो हैं, चल रहे हैं। विंडो साइज 5 था, मैंने इसको ये कर लिया। अच्छा, ये है मिन काउंट। मिन काउंट थोड़ा सा मुझे लग रहा है परेशान कर रहा है।
इग्नोर ऑल वर्ड्स विद टोटल फ्रीक्वेंसी लोअर देन दिस। अच्छा, बाय डिफॉल्ट मेन काउंट वर्ड की वैल्यू 5 होती है, मतलब कोई भी वर्ड जो 5 से कम बार आया है वो इग्नोर हो जाएगा। तो सर ऐसे सारे इग्नोर हो जाएंगे, क्योंकि कोई वर्ड ऐसा है नहीं जो 5 बार आया हो। तो क्या कर दो यहाँ पर, एक। कम से कम कोई वर्ड कितनी बार आना चाहिए, एक बार आना चाहिए, ठीक है। तो ये लगाना हमारे लिए जरूरी है, कोई छोटा कॉर्पस है। हो गया ट्रेन। तो मेन काउंट का मतलब हो गया वो वर्ड। सोचो अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता तो कौन कौन से वर्ड इग्नोर हो जाते। वाज बच जाता क्योंकि 2 बार आ गया है। गुड बच जाता, 2 बार आया है। फूड बचे जाता, रिकमेंड हट, तो सर बचा ही क्या फिर आपके पास। तो इसलिए क्या लेके चलो, वन लेके चलो। जब नहीं बताओगे तो क्यों एरर आई थी, क्योंकि बाई डिफॉल्ट 5 वैल्यू होती है इसकी। तो सारे हट गए, कुछ बचा ही नहीं, वोकैबुलरी जीरो साइज की बनी होगी। अब ये आपका ट्रेन हो गया। अब ये ट्रेन हो गया। अब आप इस एम्बेडिंग मॉडल से पूछो कि बताओ भाई फूड का वेक्टर क्या है, फूड की एम्बेडिंग क्या है। तो आप गए एम्बेडेड मॉडल के पास। इसके अंदर एक एट्रीब्यूट है वर्ड वेक्टर WB। इसके अंदर एक मेथड, इसका नाम है गेट वेक्टर। और यहां पर अपना वर्ड बताओ। मान लो लिखा मैंने फूड, तो फूड ये आ गया। वन हॉट एनकोडिंग से अच्छा है। वन हॉट एनकोडिंग में सब जीरो होते, कोई एक वन होता। तो ये क्या है, ये कहलाई हमारी एम्बेडिंग। और ये एम्बेडिंग हमारा ट्रेन हुई है एक न्यूरल नेटवर्क का यूज करके, सेपरेट न्यूरल नेटवर्क का यूज करके। ठीक है। तो एक तरीका तो था एम्बेडिंग लेयर के साथ ही न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करो, और हमारी एम्बेडिंग हमारे डेटा के न्यूरल नेटवर्क के साथ ट्रेन हो रही है। और एक है नहीं, वो अलग है, ये अलग है। अब इस एम्बेडिंग को मैं चाहूं तो 10 न्यूरल नेटवर्क में इस्तेमाल कर सकता हूं। मुझे बार बार एम्बेडिंग लेयर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। अब अगर मैं आपसे कहूं मुझे फूड की जगह गुड का चाहिए, गुड का आ गया। ठीक है। अब अगर मैं यहां पर आपसे कहूं सचिन का दे दो, तो सचिन तो है ही नहीं इसमें। क्या आ जाएगी, एरर। बोलेगा सचिन नाम से है ही नहीं। तो जब ऐसा हो तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने यहां पर स्पेसिफाई कर देना है कि अगर ये हमारी एरर आती है, यानी कि ये हमारा इसमें नहीं है। देखो, तो मान लो ये आपका वर्ड जिसका आप निकालना चाहते हो, वर्ड इक्वल टू फूड, तो सही है। तो एक काम करो ना, चेक करो। इफ दिस वर्ड इन एम्बेडेड मॉडल के अंदर जो डिक्शनरी बनी है, .wb डॉट नेक्स्ट इंडेक्स, इसमें वर्ड निकालने का कहीं नहीं आ रहा। गेट वेक्टर हैज इंडेक्स फॉर इंडेक्स टू एंटिटी, ये इंडेक्स टू वर्ड करके आ रहा है। ठीक है। वर्ड टू इंडेक्स भी होता होगा, की टू इंडेक्स। जरा एक बार इसको पहले प्रिंट कराओ, इससे क्या निकलेगा। हाँ, ठीक है। ये सारे वर्ड आ गए। अब यहां पर मैं लॉजिक लगा रहा हूं। इफ योर वर्ड इसके अंदर है तो उसकी एम्बेडिंग दे दो। एल्स लिख दो यहां पर, वर्ड नॉट फाउंड। ये लो। अब सोनू नॉट फाउंड की जगह यहां पर क्या दे दो, इसका अल्टरनेट NP डॉट जीरोस 5। ये लो।
जो वर्ड नहीं है उसकी एम्बेडिंग 0,0,0,0,0, जो है उसकी एम्बेडिंग एक्चुअल आ गई। तो आपको अपना कॉर्पस इतना बड़ा कर देना है कि दुनिया के सारे वर्ड मौजूद हों इसमें, तभी तो सही बनेगा आपका, नहीं तो नहीं बनेगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अब सारे वर्ड की एम्बेडिंग गेट करो, फिर इसमें पुट करो, और फिर अपना नेटवर्क आप क्या कर सकते हो, ट्रेन कर सकते हो। तो ये तरीका हो गया खुद की एम्बेडिंग को ट्रेन करने का। खुद की एम्बेडिंग ट्रेन करने का फायदा यह है कि अब फूड वर्ड को मैं 5 अलग अलग प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर रहा हूं। एक में सेंटिमेंट एनालिसिस करना है, एक में न्यूज क्लासिफिकेशन करना है, एक में स्पैम क्लासिफिकेशन करना है। तो मुझे बार बार इसकी एम्बेडिंग बनाने का ध्यान नहीं रखना है, बस एक बार बना कर रख लिया। अब जितने चाहे उतने प्रोजेक्ट में यूज करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो। अब मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने थे हमारे कॉर्पस में वर्ड, 15 20 वर्ड है कॉर्पस में। उस पर अपनी एम्बेडिंग ट्रेन करी है। गूगल वाले कह रहे हैं कि जैसे आप कर रहे हो ना, ऐसे हमने भी कर रखी है। और गूगल ने सेम न्यूरल नेटवर्क जो मैंने इंटरनल बनवाया है, उसी तरह के न्यूरल नेटवर्क को बनाकर उन्होंने अपनी एम्बेडिंग ट्रेन करी है। और कितने डेटा पे ट्रेन करी है, वोकेबलरी का साइज उनका था 30 मिलियन। 30 मिलियन वोकेबलरी साइज पर उन्होंने अपनी एम्बेडिंग को ट्रेन किया हुआ है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। सॉरी, 3 मिलियन, नॉट 30 मिलियन, 30 लाख। 3 मिलियन वर्ड्स की वोकेबलरी पर उन्होंने ये करा हुआ है। और हम जो वेक्टर साइज ले रहे हैं, कितने का ले रहे हैं, 5 का ले रहे हैं। उन्होंने कितने का लिया है, 300 का लिया है। यानी कि अगर मैं कहूं गूगल की इस प्री ट्रेन्ड एम्बेडिंग पर, तो सर इन्होंने जो एम्बेडिंग ट्रेन करी है, ये डेटा कहां से लाए, डेटा लाए थे गूगल न्यूज का डेटा था। गूगल न्यूज के डेटा में ओवरऑल 100 बिलियन वर्ड्स थे। 100 बिलियन वर्ड्स में वर्ड रिपीट भी हो रहे थे, जैसे कई बार इज, कई बार वाज, कई बार इट, कई बार दा। तो सब टोटल वर्ड्स 100 बिलियन थे। 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं। जब वोकेबलरी बनी तो यूनिक वर्ड जो निकले वो सिर्फ कितने निकले, 3 मिलियन, यानी कि 30 लाख। तो वोकेबलरी साइज आप अपना मानो, तो 30 लाख की वोकेबलरी पर गूगल न्यूज के डेटा से। ये आप यहां से अपना डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो 3 GB के आसपास है। तो इन्होंने फिर कंप्रेस करा, कंप्रेस करके वो 1.5 GB के आसपास हो गई। मैंने डाउनलोड कर रखी थी क्योंकि टाइम काफी लग रहा है, तो मैंने डाउनलोड करके पहले ही रख लिया और आपको मैं क्लासरूम में शेयर कर देता हूँ। ये है। और ये लगभग 1.5 GB की है, कंप्रेस्ड होकर, कंप्रेस कर दिया, 1.5 GB की है। इसमें भी टाइम लगेगा, 1.5 GB की है।
जब तक ये हो रही है तब तक मैं आगे चलाता हूँ। अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें जैनसिम से इस प्री ट्रेन वाली को लेकर आना पड़ेगा। फ्रॉम जैनसिम डॉट मॉडल इंपोर्ट कीड वेक्टर। इंपोर्ट वर्ड टू बैक तब यूज करते हैं जब अपनी एम्बेडिंग अपने डेटा के लिए तैयार करनी हो, और जो प्री ट्रेन्ड एम्बेडिंग्स हैं गूगल न्यूज के डेटा की, उनको हम लोड करना चाहते हैं, तो जैनसिम डॉट मॉडल्स के अंदर से कीड वेक्टर क्लास को इंपोर्ट करते हैं। और इसके अंदर से फिर क्या करेंगे, जो प्री ट्रेन मॉडल है एम्बेडिंग का वो गेट करेंगे। फंक्शन का नाम है लोड वर्ड टू बैक फॉर्मेट, और ये आपका जो कंप्रेस्ड फाइल है वो पास करेंगे। अब कंप्रेस फाइल 1.5 GB की है, बिना कंप्रेस फाइल 3 GB की है। तो कंप्रेस फाइल जब पास करते हो तो ये फंक्शन उसको अपने आप अनजिप करेगा। कब? जब आप लिखोगे बाइनरी इक्वल टू ट्रू। दैट मीन्स हम इस फंक्शन को बता रहे हैं कि आपको जो फाइल दे रहे हैं वो एक कंप्रेस्ड वर्जन की फाइल है, आप उसे पहले अनकंप्रेस करना, तब ये मॉडल लोड करना। टाइम लगेगा लोड होने में ही, 20 से 30 सेकंड लग जाते हैं इस सेल को रन होने में। 1.5 GB की फाइल लोड हो रही है। इधर देखते हैं। चलो ये हो भी गई लगभग। इन्होंने जो ये मॉडल बनाया है, इन्होंने स्किप ग्राम यूज करा है और विंडो साइज 5 का यूज करा है। एक नहीं, सिंपल डेंस लेयर हिडन लेयर, सिंपल एएनएन है। तो एम्बेडिंग का जो न्यूरल नेटवर्क उन्होंने बनाया है सिंपल एएनएन, सिंगल हिडन लेयर। उस हिडन लेयर पर जितने न्यूरॉन है वही आपका वेक्टर साइज है, और उस हिडन लेयर पर जो वेट्स आ रहे हैं वही एम्बेडिंग है उस वर्ड की। तो अब मैंने फिर से इस एम्बेडेड मॉडल से कहा डॉट गेट वेक्टर, और यहाँ डाल दिया मान लो फूड। क्यों मना कर रहा है? EMD। ठीक है, तो ये जो फूड का 300 डायमेंशन का वेक्टर है, ये मेरे डेटा से ट्रेन नहीं हुआ है, गूगल न्यूज के डेटा पर गूगल वालों ने ट्रेन करी एम्बेडिंग, वहां पर है ये। तो सर सीधी सी बात है, सोनू तो वहां भी नहीं होगा, कहेगा सोनू हमारे पास है ही नहीं। तो वो इफ एल्स लगा के उसकी एम्बेडिंग जीरो वेक्टर बना कर दे दो आप। तो सर और भी गुड की भी होती है, हमने कहा गुड की भी है। 30 लाख वर्ड हैं, तो पाइथन की भी होगी, पाइथन वर्ड की, बाई चांस की बात है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। तो अब एम्बेडिंग का लास्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे नहीं, बट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं। जैसे गूगल वालों ने एम्बेडिंग के बारे में हमें आर्किटेक्चर दिया कि एम्बेडिंग को आप एक न्यूरल नेटवर्क से ट्रेन कराओ, चाहो तो गूगल न्यूज के डेटा पर जो डेटा था उसकी एम्बेडिंग यूज कर लो अपने लिए, और चाहो तो अपने डेटा की खुद से ट्रेन कर लो। इसी तरह से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने भी एक एम्बेडिंग का आर्किटेक्चर बनाया, और उस आर्किटेक्चर को हम लोग बोलते हैं स्टैनफोर्ड ग्लोव ग्लोव एनकोडिंग। एक तो है वर्ड टू बैक एनकोडिंग, एक होती है ग्लोव एनकोडिंग। तो जो ग्लोव एनकोडिंग है ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर बाद में बनाई गई थी, 2014 में। और इस एम्बेडिंग का फायदा यह है कि ये कोअक्रेंस मैट्रिक्स पे काम करती है, इसके लिए उन्होंने कोई न्यूरल नेटवर्क नहीं बनाया था। और दूसरा फायदा है कि ये एम्बेडिंग हमारा
अलग अलग डायमेंशन में है। 50 डायमेंशन में भी है, 100 में भी है, 200 में भी है, 300 में भी है। और ये अलग अलग डेटा पे ट्रेन करी गई है। ट्विटर के डेटा पे भी ट्रेन करी गई है, विकिपीडिया के डेटा पे भी ट्रेन करी गई है, अलग अलग डेटा पे ट्रेन करी गई है। तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। ये फाइल मैंने आपको ऑलरेडी दे रखी है, आप इसको भी डाउनलोड करके अपना लोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। जब गूगल वालों ने अपनी एम्बेडिंग ट्रेन करके हमें दी, या स्टैनफोर्ड वालों ने अपनी एम्बेडिंग ट्रेन कर कर हमें दी, तो इनसे पूछा गया कि आपकी एम्बेडिंग को हम ट्रस्ट कैसे करें। तो इन्होंने कहा हमारी एम्बेडिंग कॉन्टेक्स्ट को भी लर्न कर चुकी है। कॉन्टेक्स्ट को लर्न कर चुकी है का मतलब यह है कि जो हमारा मॉडल है, इसके अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है मोस्ट सिमिलर। अगर मैं यहां पर कहूं कि सिमिलर वर्ड निकालो, किंग, किंग के सिमिलर क्या क्या वर्ड हो सकते हैं, तो इंटरनली क्या होगा, पहले जो गूगल का वर्ड टू बैक मॉडल है उसमें किंग की जो वेक्टर है वो ढूंढा जाएगा। और किंग के वेक्टर को, जितने भी 30 लाख वर्ड हैं, सबके वेक्टर के साथ कोसाइन सिमिलरिटी निकाली जाएगी। और उनमें से 10 वो वर्ड जिनके साथ कोसाइन सिमिलरिटी सबसे हाई आई थी, वो निकाल कर ही हमें दे देगा। ये लो। तो किंग के सिमिलर वर्ड है किंग्स, क्यून, और ये प्रिंसेस, सुल्तान, रूलर। तो सेम साउंड आ रहा है। मैंने कहा अच्छा है, फिर एक काम करना, यहां लिख दो चेयर। तो चेयर वर्ड की एम्बेडिंग, 30 लाख वर्ड की एम्बेडिंग से कोसाइन सिमिलरिटी निकाली जाएगी, और जो टॉप 10 वर्ड हैं वो निकाल कर दे देंगे। चेयर्स, चेयर, चेयर पर्सन, चेयर वुमेन, को चेयर। तो इस तरह के वर्ड आ रहे हैं हमारे। अब आप चाहो तो इनको ऐसे कह सकते हो कि नहीं भाई, हमें टॉप के 3 दे दो बस, सारे मत दो। दूसरा, उन्होंने प्रूव करा कि अगर मैं आपसे कहूं, एक इंसान की तरह सोचो, कि अगर कोई एक राजा है, किंग माने राजा, इसमें से अगर माइनस कर दूं मैं मेल और प्लस कर दूं फीमेल, तो बताओ इस इक्वेशन का आंसर क्या होना चाहिए। एक राजा में से उसका जेंडर हटा दो और उसमें फीमेल जेंडर जोड़ दो, तो क्या बन गया, वो रिजल्ट क्या बन गया। यही होता है। अब उन्होंने जब दुनिया को अपनी एम्बेडिंग की पावर दिखाई, तो इस इक्वेशन को डेमो में यूज करा। उन्होंने कहा आप इस इक्वेशन का यूज करके देखो। तो यहां लिखेंगे एम्बेडिक मॉडल डॉट मोस्ट सिमिलर। अब जोड़ना कैसे कैसे है, किंग को और फीमेल को। तो पॉजिटिव में डाल दिया किंग और फीमेल, नेगेटिव घटाना कैसे है, घटाना है मेल को। और हमने कहा ये, इसका मतलब क्या करेंगे, बिहाइंड द सीन किंग की एम्बेडिंग निकालेंगे और फीमेल की एम्बेडिंग निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। ऐसे मान लो किंग का 300 डायमेंशन का वेक्टर जो आया होगा, 1 2 3, ऐसे 300, ये होगा किंग का। ऐसी फीमेल का 300 डायमेंशन का वेक्टर आया होगा। अब इनको जोड़ दो, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, तो एक रिजल्ट बना होगा। उसमें माइनस कर दो मेल का 300 डायमेंशन का वेक्टर, ये माइनस ये माइनस है। अब जो रिजल्ट आया, ये रिजल्ट वही है जो क्यून की एम्बेडिंग का वेक्टर था। ठीक है, चलो देखते हैं। और मैंने कहा टॉप 1 दिखाना, हम बहुत ज्यादा नहीं देखना चाहते, सबसे बेस्ट जो सबसे पहला है वही बता दो क्या है। कह रहा क्यों। तो इन्होंने अपनी जो एम्बेडिंग बनाई और दुनिया को जब प्रूफ करके दिखाया कि हमारी एम्बेडिंग बढ़िया है, हमारा जो आर्किटेक्चर है, जो तरीका हम बता रहे हैं, ये
काम करता है। तो इस वाले एग्जाम्पल को डेमो में यूज करा उन्होंने दुनिया भर को अपनी एम्बेडिंग को दिखाने के लिए। तो इस तरह से और भी आप अपनी एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो इस तरह से कुछ प्रोजेक्ट्स में अगर हम अपनी एम्बेडिंग ट्रेन नहीं करना चाहते हैं तो हम गूगल की वर्ड टू बैक एम्बेडिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन समस्या क्या आएगी, समस्या ये आएगी कि अगर कोई वर्ड गूगल के 30 लाख की साइज में नहीं निकला और आपके वाले कॉर्पस में वो है, तो फिर वो यहां पर एरर दे देगा, फिर आप उसे जीरो से रिप्रेजेंट कर रहे होगे, तो फिर वो मीनिंग थोड़ा सा आपका लॉस होता चला जाएगा। तो इसलिए रिकमेंड किया गया कि अपनी एम्बेडिंग लेयर लगाओ। अपने कॉर्पस पर अगर अच्छे रिजल्ट चाहते हो तो गूगल की वर्ड टू बैक की जगह अपनी एम्बेडिंग लेयर लगाओ, क्योंकि आपके कॉर्पस के सारे वर्ड की एम्बेडिंग आपको अब मिल ही जाएगी। ठीक है, तो ये लोगों ने बताया कि कैसे कैसे आप काम को कर सकते हो। चलो भाई, एम्बेडिंग वाली कहानी हमारी खत्म हो जाती है। अब नेक्स्ट क्लास में हम समापन करेंगे और एक चैप्टर और पढ़ेंगे जो आपने बोला था। कोशिश करते हैं इसको लेकर आने की आगे, गेन्स का, जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क, क्योंकि ये हमारा एक आधार बन जाएगा आगे जाके जनरेटिव एआई का। और फिर थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया दूंगा ट्रांसफॉर्मर का। ये दोनों चीज पढ़ने के बाद आप तैयार हो गए जैन एआई में जाने के लिए। तो जनरेटिव एआई का शुरुआत आरएनएन से ही होता है। सारा खेल आरएनएन है, बाकी न्यूरल नेटवर्क उसके लिए फंडामेंटल है। तो जनरेटिव एआई का जो बीज है वो आरएनएन है। आरएनएन, एलएसटीएम, जीआरयू, एम्बेडिंग, गेन्स, ट्रांसफॉर्मर, अगर ये सब आता है तो फिर आप जैन एआई में एलएलएम का कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। चलो, तो अगली क्लास में कोशिश होगी इसको मैं करके दिखाऊं। इसको करके दिखाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता क्योंकि बहुत सारा डेटा मुझे चाहिए होता है। इसको मैं टूटा फूटा जैसा भी होगा एक प्रोग्राम के थ्रू कोशिश करके दिखाऊंगा कि एक आर्किटेक्चर वाइज समझ में आ जाए कि गेन्स के अंदर इनकोडर डिकोडर जो होता है वो कैसे काम करता है हमारा। भले ही रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आएगा क्योंकि हम बहुत मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा पे तो नहीं अपने गेन्स को ट्रेन करेंगे, बट एक आर्किटेक्चर वाइज आइडिया लग जाएगा कि हाँ क्या होता है गेन्स हमारा। चलो, तो अभी इतना ही। तो नेक्स्ट सैटरडे संडे हमारी लास्ट क्लास होगी। अभी मीटिंग एंड करते हैं, नेक्स्ट फ्राइडे मिलेगा गेंस के साथ।